Welcome to Spandan Academy. Today we read Geography of 8th class, Chapter 7th. External forces responsible for change. परिवर्तनकारी ब्रह्म शक्तियाँ. The space of the land is not always same but is keep on changing. Some of the forces work in changing its shapes. These forces are of two types: internal forces and external forces. धरातल का स्वरूप सदैव एक जैसा स्थायी नहीं रहता, क्योंकि वह क्या रहता है, बदलता रहता है। इसके स्वरूप को बदलने की कुछ शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं। ये शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक शक्तियाँ और ब्रह्म शक्तियाँ। आंतरिक शक्तियाँ धरातल पर कोई न कोई नई स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, और जबकि जो ब्रह्म शक्तियाँ होती हैं उन स्थलाकृतियों में परिवर्तन करने में जुट जाती हैं। आंतरिक शक्तियों के बारे में हमने नेक्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि ब्रह्म शक्तियाँ दो प्रकार की हैं। जो प्रथम है वो चट्टानों में अपने ही स्थान पर कमजोर कर तोड़फोड़ करती हैं, और दूसरी वे जो उन टूटी फूटी चट्टानों के टुकड़े होते हैं, उनके जो कण होते हैं, उनके मूल स्थान को हटाकर निचले भूत भागों में जमा करती हैं, जिसमें नदियाँ, पवनें, भूमिगत जल, हिमानी, समुद्र लहरें दूसरे प्रकार की शक्तियाँ हैं जो स्थलाकृतियों के स्वरूप में परिवर्तन करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। इसमें प्रथम क्रिया को अपक्षयन और द्वितीय जो क्रिया होती है उसको अपर्दन चक्र कहते हैं। वेदरिंग, अपक्षय. Weathering is the kind of process in which the rock and wick its on original place. अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खुली चट्टानों का विघटन और अपघटन अपने मूल स्थान पर ही होता है। चट्टानों के विघटन में मुख्य रूप से मौसम या ऋतु के जो तत्वों का प्रभाव पड़ता है। तापमान, वर्षा, पाला, तुषार, कोहरा और हिम मौसम के प्रमुख तत्व हैं, इसलिए इन्हें ऋतु अपक्षयकारी शक्ति भी कहते हैं। धरातल पर पड़ी हुई चट्टानें जैसे एक ही मौसम के तत्वों के संपर्क में आती हैं, है ना, वैसे ही उनका जो अपक्षय होने लगता है तो प्रत्येक चट्टानों में किसी न किसी खनिज का जो अंश अपक्षय रहता है, जो रासायनिक परिवर्तन में सहायक होता है। ब्रेकिंग ऑफ रॉक take place due to change in temperature and pressure of hills. जो चट्टानों का जो टूट फूट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, विघटन। तापमान में परिवर्तन और पाला जो होता है ना, तुषार के प्रभाव से होता है। तो ये आप पिक में देख सकते हैं, पिक 13 में, पिक 14 में देख सकते हैं, है ना, इसमें दिया हुआ है। तो इसके जो टुकड़े एवं मलबा उसी स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के कारण इकट्ठा हो जाता है, और दिन की गर्मी में चट्टानें फैलती हैं और रात की जो ठंड होती है उसमें एकाएक सिकुड़ने में, उनके तड़कने में या दरारें पड़ जाती हैं, जो धीरे धीरे चट्टानों को चूर चूर कर देती हैं। चट्टानों का विघटन एक यांत्रिक प्रक्रिया है। जब अपघटन की प्रक्रिया में चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो जो चट्टानों में खनिजों के जो कण होते हैं इस प्रकार आपस में गुथे होते हैं कि पहले तो उनका अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब पानी में वो गिरता है तो चट्टानों के जो कुछ खनिज घुल जाते हैं, घुलकर बह जाते हैं और कुछ खनिजों का रूप बदल जाता है। इस प्रकार प्रकृति में जो विघटन, टूट फूट और अपघटन, जो घुलन की क्रियाएं साथ साथ अपने ही स्थान पर चली जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया जो होती है ना उसको क्या बोलते हैं अपन, अपक्षय, वेदरिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो ऋतुओं का भी जो सहयोग होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, ऋतु अपक्षय भी कहते हैं। टाइप ऑफ वेदरिंग. Weathering is of 3 types: physical weathering, chemical weathering और biological weathering. तो फर्स्ट है अपना आता है इसमें फिजिकल वेदरिंग। इसमें आता है फिजिकल वेदरिंग, है ना, भौतिक
6। तो इसमें क्या होता है, जब कोई चट्टानें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है तो उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। जब तापमान अधिक बढ़ता है और चट्टानें जो रहती हैं वो क्या होती हैं, फैलती हैं, तो तब उसका जो ताप रहता है वो अधिकतर गिर जाता है, तब वो क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार फैलने और सिकुड़ने का जो चट्टानों का चट्टानें क्या होती है, चटक जाती हैं, तो उसमें क्या हो जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। तो ये दरारें चौड़ी होकर अंत में टूटकर अलग हो जाती हैं और कुछ समय बाद इसी प्रक्रिया में उसमें जो टूट फूट होती है, अंत में उसके जो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और कुछ गोलाकार चट्टानों की ऊपरी परतें प्याज के छिलकों की तरह उतर उतर कर वहीं चूर चूर हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, अधिक प्रदेश जो ठंडे प्रदेश होते हैं, चट्टानों की जो संधियों में भरा जल तापमान गिरने पर जम जाता है, तो जमने पर बर्फ का आयतन जो होता है ना वो बढ़ जाता है, जिससे संधियां और अधिक चौड़ी हो जाती हैं और अंत में टूट जाती हैं। इसके बाद है केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय। तो रासायनिक अपक्षय क्या होता है, ये परिवर्तनों के कारण चूना, जिम्स और गंधक, सेंधा नमक की चट्टानें जल में क्या होती हैं, घुल जाती हैं या बिखर जाती हैं या गल जाती हैं और जंग भी खा जाती हैं। इस प्रकार की चट्टानें अपना मूल स्वरूप खो देती हैं और पानी में घुलकर या तो चूर्ण हो जाती हैं या नए पदार्थ को जन्म देती हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इसके बाद आता है बायोलॉजिक वेदरिंग, तो जैविक अपक्षय। तो जैविक अपक्षय में क्या होता है, जो वनस्पतियां होती हैं, जीव जंतु और मनुष्यों द्वारा होती हैं, तो वृक्षों की जो जड़ें चट्टानों की संधियों में पहुंचकर और अधिक उनको क्या कर देती हैं, चौड़ा करके उन्हें तोड़ देती हैं। जैसे चूहे, दीमक, चींटियां, केंचुए और जीव नरम चट्टानों को तोड़ फोड़ और खुचलते रहते हैं। तो मनुष्य भी कृषि के प्रयोग के लिए, भवन निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए चट्टानों की तोड़फोड़ करता है। तो इस प्रकार के जो अपक्षय को जैविक अपक्षय कहते हैं। इरोजिंग साइकिल, तो अपर्दन चक्र, द चेंजिंग एक्सटर्नल फोर्सेस आल्सो वर्क ऑलवन विथ वेदरिंग। अपर्दन का चक्र, तो अपर्दन का चक्र है जो आपको दिया है पिक नंबर 15 में। देखिए इसमें क्या दिया है कि अपक्षय के साथ साथ जो परिवर्तनकारी ब्रह्म शक्तियां, उन्हें अनाच्छेदनकारी शक्तियां भी कहते हैं। तो जो धरातल को समतल करने के लिए निरंतर क्रियाशील रहते हुए अपर्दन, परिवहन और निरपेक्षण का कार्य क्या करती हैं, तो इसी को अपर्दन चक्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, नदियां, हिमानियां, पवन, भूमिगत जल और समुद्र की लहरें संतुलन का प्रमुख कारण है और तल संतुलन के कार्य को 2 भागों में इसको क्या करा है, डिवाइड किया है। फर्स्ट है निम्नीकरण और सेकंड है उच्चयन कारण। तो अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों को घिसकर, खुचलकर या काटकर उनको अपने मूल स्थान से हटा दिया जाता है। उसे ऊंचे स्थान जैसे धीरे धीरे नीचे होते हैं, इस प्रक्रिया को निम्नीकरण कहते हैं। और ऊंचे स्थान से विघटित और अपघटित पदार्थों को निचले भागों तक ले जाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। तो निचले क्षेत्रों या गड्ढों में अपरदित पदार्थों को जमा रहने को निरपेक्ष कहते हैं और अपरदित पदार्थ गड्ढों में जैसे जैसे भरता जाता है तो उसकी ऊंचाई क्या होती, बढ़ती जाती। तो इस प्रक्रिया को उच्चयन, अधिक वृद्धिकरण कहते हैं। फंक्शन ऑफ द रनिंग वाटर और रिवर, some part of the run water evaporates, some of it seeps into the earth and most of it flows down the slope of land in nullas and rivers। इसका मीन्स है बहते हुए जल अथवा नदी के कार्य। तो इसके विषय में हम
पढ़ेंगे। तो वर्षा का जल जो कुछ भागों में बाष्प बनकर क्या होता है, वायुमंडल में चला जाता है और कुछ भाग भूमि के अंदर रिस जाता है तथा अधिकांश भाग धरातल पर बहता हुआ नदी नालों में पहुंच जाता है। तो बहता हुआ यही जल नदी के रूप में तल संतुलन का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करता है। तो नदियों का क्या कार्य होता है कि उनका क्षेत्र क्या होता है, बहुत व्यापक होता है। नदी अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक विभिन्न स्तरों पर अपने कार्यों से विभिन्न प्रकार की स्थल कृतियों का निर्माण करती हैं। तो नदियों का प्रवाहित जल 3 तरह से धरातल को प्रभावित करता है, जिन्हें नदियों के 3 कार्य कहा जाता है। फर्स्ट होता है अपर्दन, सेकंड होता है परिवहन और थर्ड होता है निरपेक्षण। इरोजन, अपर्दन, इसके विषय में पढ़ेंगे अपन। तो क्या होता है, बहती हुई जो नदियों का जल अपनी शक्ति के द्वारा अपने मार्ग में आने वाले विघटित चट्टानों पदार्थों को नीचे की ओर क्या होती हैं, ले जाती हैं। तो नदी के मार्ग में ये पदार्थ अपक्षय और अपर्दन की क्रियाओं द्वारा आते हैं। तो इन पदार्थों को नदी का भार कहा जाता है। यही भार घर्षण के औजारों के रूप में काम करता है और ये पदार्थ नदी के तल तथा किनारों को घिसकर काटने का काम करते हैं, जिससे नदी की जो तली होती है ना, गहरी और पाट चौड़ा हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, अपर्दन कहते हैं। इब्रेशन, अपघर्षण, इसमें क्या होता है, बहाव के साथ जो चट्टाने टुकड़े होते हैं तली और किनारों को खुचलते हुए घिसटते हुए चलते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अपघर्षण कहते हैं। सॉल्यूशन, घुलन, इसमें होता है नदी के संपर्क में आने वाली जो घुलनशील चट्टानों पर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घुले पदार्थ जल के साथ बह जाते हैं। हाइड्रोलिक एक्शन, भौतिक दबाव शक्ति द्वारा नदी का बहता हुआ जो होता है जल अपनी शक्ति से चट्टानों को सिंधियों जोड़ों से ढीला करके उनके जो टुकड़ों को लुढ़काता हुआ ले जाता है। तो इस कार्य में नदी का जो जल होता है किनारों से टकराता हुआ वह जमी चट्टानों को ढीला करके अपने साथ बहा ले जाता है। रोलिंग एंड स्लाइडिंग, सन्नी घर्षण, तो जो लुढ़कते हुए जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते चलते हैं, जिससे उसमें और अधिक टूट फूट और आपसी घर्षण होता है और नुकीले टुकड़ों का आकार घिसकर रगड़कर गोल और छोटा हो जाता है। इन चारों क्रियाओं को नदी के धरातल पर विभिन्न स्थल कृतियों का निर्माण करती हैं। लैंडफॉर्म made by river erosion. The most of erosion function happens in the upper part of rivers. नदी अपर्दन से निर्मित स्थल कृतियों के विषय में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें क्या दिया है कि नदी के ऊपर का जो भाग होता है अपर्दन का कार्य अधिक होता है। तो इसमें जो महाखंड या कैनियर और बी आकार की जो घाटियाँ होती हैं, जो पिक नंबर 16 में आपको बताया है, इस टाइप की जो बी आकार की घाटियाँ होती हैं ये ग्रतिका क्षिप्रिकाएँ और जल प्रपात का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो इसमें से जो महाखंड होता है वो बी आकार की घाटी या जल प्रपात का मुख्य है। गोगले, महाखंड, तो महाखंड में क्या आता है, इसके अपने ऊपरी भाग के उद्गम के पास और अपनी जो युवावस्था में नदी का जो प्रमुख कार्य अपनी घाटी का घेरा करना होता है। तो इस भाग में जल के वेग अधिक होने के कारण चट्टानों के क्या होते हैं, जो टुकड़े होते हैं कुचल कुचल कर घेरा करते रहते हैं और इस कारण जो नदी की कंधारें हैं महाखंड और कैनियन का निर्माण करते हैं। बी शेप्ड वैली, तो बी आकार की घाटियाँ, तो बी आकार की घाटियाँ जो आपको पिक में दिखाया हुआ है इस टाइप से रहती हैं। तो इसमें जो नदी के अपर्दन का कार्य लक्ष्य अपने आधार तल तक पहुंचकर होता है। तो उस झील या समुद्र के तल को जिसे वह गिरती हैं तो नदी अपर्दन का आधार तल कहते हैं। नदी अपनी घाटी का गहरा और किनारा चौड़ा करती हैं, जिससे वो क्या आकार दिखता है, उससे अपन को वी आकार का शेप दिखता है। वाटरफॉल, जल प्रपात,
तो जलप्रपात होता है, जैसे ये पिक में दिया है आपको, पिक नंबर है 17, इसमें देखिए। तो जब नदी का जो जल है किसी चट्टान के किनार पर ऊपर से सीधा नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। यदि नदी के मार्ग में कोई कठोर चट्टान लंबवत खड़ी पाई जाती है तो उसको क्या स्थानीय जलप्रपात का जन्म होता है। तो ऊपर से गिरने वाला जो जल होता है अपनी अपर्दन शक्ति से नीचे की कोमल चट्टानों को तेजी से काटता है, जिससे जलधारा के नीचे जो गहरा गड्ढा बन जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन कार्य। तो परिवहन कार्य में क्या होता है, जो नदी की जो चट्टानें होती हैं पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। इस क्रिया को नदी के द्वारा भार वहन कहा जाता है। तो नदी के जो परिवहन क्षमता, उसका जो वेग होता है, जल की मात्रा भार परिवहन में शामिल जो खंडों होते हैं, कंकड़ों का निर्भर होती हैं। और नदी का जो वेग होता है बढ़ने पर परिवहन क्षमता से भी तेजी से बढ़ता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।